नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक जो है इलेक्ट्रिसिटी। ये वीडियो उन सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है जो एस चंद और एनसीईआरटी की बुक फॉलो करते हैं और जिन्हें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार होना है। मैं लेकर आया हूँ एक कम्प्रीहेंसिव नोट सीरीज़ जो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देगी और आपको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे और फिर ग्रेजुअली एडवांस टॉपिक तक पहुँचेंगे। हर टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और रियल लाइफ सिचुएशन भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको थ्योरी को अप्लाई करने का एक अच्छा आइडिया मिल सके। ठीक है। और हाँ, अगर आपको कोई सवाल या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और डीप डाइव करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फैसिनेटिंग वर्ल्ड में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशन कंटेंट। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आपको कुछ बातें समझनी है। जो बातें मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आपको सारी बातों को एज इट इज़ समझना है। ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको सारी बातें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? तो अगर मैं आपको बताऊँ, आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम्स। हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे मॉडर्न टाइम में कितना इम्पॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा लाइफ जो है वो कोई भी ह्यूमन सरवाइव नहीं कर सकता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जाए तो पूरे वर्ल्ड में कुछ भी काम नहीं करेगा। इवन इंटरनेट, लोग कहते हैं कि इंटरनेट के बिना लाइफ संभव नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं रहेगी तो इंटरनेट कैसे चल पाएगा। और ये हमारे पूरी वर्ल्ड के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरा वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी पर ही तो चल रहा है। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी तो बहुत सारी समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए बोला गया है ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी हमारे मॉडर्न टाइम का। ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर आपको समझना हो इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स की होती है तो आप यहाँ साफ साफ देख पा रहे होंगे। बहुत ही सरल बात बताई गई है। 2 प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिलती है। हमारे नेचर में बताइए कितने प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी होती है? 2 प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी होती है। कितने प्रकार की होती है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है। तो पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चे, स्टैटिक का मतलब होता है स्टॉप। क्या होता है बोलो? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बच्चे होता है स्टॉप। अब आपको लग रहा हो क्या स्टॉप हो रहा है यहाँ पे? स्टैटिक यानी स्टॉप। इलेक्ट्रिक चार्जेस बच्चे, क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो रेस्ट में होते हैं। किस में होते हैं? रेस्ट में, यानी रुके हुए रहते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ बताया हुआ, अगर आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हैं, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट। और इसके अलावा इसका अपोजिट हो जाएगा, वाइल इन द करेंट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन। सिंपल सी बात है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्जेस किस में रहते हैं? रेस्ट में रहते हैं। और करंट में बच्चों क्या रहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस किस में रहते हैं? मोशन में रहते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इसको ज़रा सा हम लोग और एक्सप्लेन करते हैं। आप अपने आसपास अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे देखो, मैंने मेंशन भी किया हुआ है। ये देखिए, द लाइटिंग विच वी सी इन द स्काई। हम आसमान में जो लाइटिंग देखते हैं, जो बादल कड़कती है, आपको वहाँ जो बिजली दिखती है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल हो जाती है। इसके अलावा और आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ देखने को मिलता है? इसके अलावा जैसे आपके पास अगर कोई कॉम्ब हो और आप कॉम्ब को अगर आप अपने बालों पे थोड़ी देर के लिए रब करते हैं और उस कॉम्ब से आप देखेंगे, जब आप किसी कागज़ के पास ले जाएंगे तो छोटा छोटा जो कागज़ का टुकड़ा होता है, आपने इसको समझा भी होगा बहुत पहले, ये छोटे छोटे कागज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है। तो ये किस लिए हो पाता है? क्योंकि इस कॉम्ब के अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। इस वजह से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाता है। इस वजह से ऐसा हो पाता है। इसको स्टैटिक क्यों बोला गया बच्चे? क्योंकि ये एक इंसुलेटर होता है। जो कॉम्ब होता है, जो कंघी होता है, वो एक इंसुलेटर होता है। इसमें चार्ज जो पार्टिकल जो रहते हैं वो ऐसे इसी पर रुके हुए रहते हैं, स्टॉप रहते हैं बच्चे। और ये इलेक्ट्रिक चार्जेस में फ्लो नहीं कर पाते, इस पर रन नहीं कर पाते, ये रुके हुए रहते हैं। और इसी वजह से ये
कागज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ आ रही है? अगर अगर आप इस कॉम्ब की जगह पे अगर आप कोई मेटल का वायर ले लें या आप कोई मेटल का कोई भी टुकड़ा ले लें इस तरह से, अगर आप इसको अपने बालों पे रगड़ते हैं या किसी कपड़े पे घिसते हैं, रब करते हैं, तो इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जो मेटल वायर होता है वो एक कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। इसमें अगर चार्ज डेवलप होगा आपके रब करने की वजह से, तो ये आपके बॉडी के थ्रू होता हुआ इस पर फ्लो करने लग जाएगा, चूँकि कंडक्टर है, और आपके बॉडी के थ्रू होता हुआ अर्थ में चला जाएगा। इस वजह से इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होता। अगर आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो आप कॉम्ब का यूज़ करिए, या तो फिर कोई शीशे के ग्लास का यूज़ करिए जो कि एक इंसुलेटर होता हो। आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पे देखने को मिलती है। बात आपको समझ में आ रही है? चलिए, तो आसमान में जो दिखने वाली इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है? वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। देखिए, in static electricity the electric charges remain at rest, while in current electricity the electric charges in motion। सिंपल सा है। The lightning which we see in the sky is an example of static electricity and the electricity which we use in our home, जो अपने घरों में हम इस्तेमाल करते हैं बच्चे, वो कौन सी होती है? वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। बात समझ में आ रही है? हमारे घरों में जो वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है? बोलिए। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। आसमान में जो कड़कती है, वो बिजली जो कड़कती है, वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है? वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। और इसके अलावा हमने अभी एग्जांपल आपको कॉम्ब का लेकर के बताया है, तो कॉम्ब में भी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है जिसकी वजह से वो छोटे छोटे कागज़ तोड़ो अपनी अट्रैक्ट करने लगता है, वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है? वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब यहाँ पे बात चार्ज की आई है। मैंने बोला ही था कि इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाते थे छोटे छोटे। तो अब ये चार्ज क्या होता है? 10th के लेवल पे बात करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब बच्चे होता है इंटरनल। क्या होता है बोलिए? इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल। ठीक है, तो ये बताया हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। किसकी होती है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स के। बच्चे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं आपके? वो सारे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, जिस पे चार्ज होता है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर, उनके अंदर एक उनकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है ऑफ मैटर, जो कि क्या राइज करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स राइज करता है। किसके बीच में? वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बीच में। आपने देखा भी था, यहाँ पे जो कॉम्ब था, ये जो कंघी थी, इस कंघी के थ्रू ये क्या होता है? बाहर के जो आपके चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इनके थ्रू देख रहे हैं ना, ये इसको अट्रैक्ट करने लग जा रहा था। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ये इसको अपनी ओर खींचने लग जा रहा है। बात आपको समझ में आ रही है? तो ये काम यहाँ पे होता है। तो अगर आपसे कभी कोई भी पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर, जो कि क्या राइज करता है? विच गिव राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। क्लियर हुई बात? बोलिए। ये सारी बात आपको एकदम अच्छे से समझाई जाएगी, और आप अच्छे से अगर इसको फॉलो कर लेते हैं, नोट्स को समझ लेते हैं, तो आपको ना तो एचएन पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत आसानी से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, और बहुत बड़ी बात भी नहीं रहेगी। ठीक है, सिंपल सा हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई ना कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल व्हिच गिव्स राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द वेरियस ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है। और नोट्स में कुछ बातें करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ बेसिक बातें जो आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चे एक स्केलर क्वांटिटी होती है, या आपने स्केलर और वेक्टर आपने पढ़ा होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा, तो ये वही क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है? इट इज़ एन स्केलर क्वांटिटी। बच्चे, इलेक्ट्रिक चार्ज को किस यूनिट में नापते हैं? इसको कूलम में नापते हैं। किस में नापते हैं? कूलम में, जिसको कैपिटल सी से डिनोट किया था। जैसे बहुत सारे यूनिट का मतलब होता है बेटा कि जिन भी चीज़ों को, जिन भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी दूसरे फिजिकल में मतलब कि उसको नापा जाता है। जैसे आप बोलते हैं कि वेट को किस में नापा जाता है? बच्चे, वेट को आप जानते होंगे कि न्यूटन में नापा जाता है, और मास को किलोग्राम में नापा जाता है, डिस्टेंस को बच्चे मीटर में नापा जाता है, किलोमीटर में नापा जाता है। इस तरह से आपके इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम में नापा जाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? क्या बताएंगे आप? कूलम होता है। ठीक है ना? ये कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। बड़ी सिंपल सी बात हो जाती है। एक बात और कि अब प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? बच्चे, हम सबको पता है कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है।
सिंपल सी बात होती है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को प्लस ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को माइनस ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं भी आपको प्लस ई दिखा मिल जाए तो समझ लेना कि वो प्रोटॉन की बात कर रहा है, और माइनस ई लिखा मिल जाए समझना वो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। क्लियर हुई ना? तो ये बात हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक इलेक्ट्रॉन पर यानी ई का वैल्यू कितना होता है? ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यानी प्लस ई की बात, यानी प्रोटॉन की बात कर रहा है, तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्लस ई चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और माइनस ई यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितने प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं बच्चे। यहाँ पे आपने देखा ना, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे कुछ बातें बता गई। पूछेगा इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स का होता है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हाउ मेनी? बोलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर देयर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द फर्स्ट वन इज, बोलिए, पॉजिटिव चार्ज। देखा ना, यही तो था पॉजिटिव चार्ज। एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव यानी प्रोटॉन्स की बात कर रहा है, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन यहाँ बताया हुआ है, तो मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट दी, ध्यान समझिएगा, आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे देखो, ये एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, इस पर कितना कूलाम चार्ज होगा? कितना कूलाम चार्ज होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। इतना छोटा चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, बहुत ही छोटी वैल्यू। देखो -19 है, 10⁻⁻, ये बहुत छोटी वैल्यू होती है। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँ कि आपका ये हाथ है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कि आपके हाथ पे अगर मैं कितना, अगर आपके हाथ पे अगर कितना सारा इलेक्ट्रॉन रख दें, आपके हाथ पे कितना सारा, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन, ऐसे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन रख दें ताकि वो मिलकर एक कूलाम चार्ज बना ले। यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। एक कूलाम चार्ज अगर आपके हाथ पे रखूँगा तो कितना ढेर सारा इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक कूलाम चार्ज बनाएगा। ये बात कर रहे हैं कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखो इतना होता है। ये वैल्यू बहुत बड़ी होती है, यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव में है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा, कि 6.25 लिख करके इसके आगे मल्टीपल कर दो 10⁻18 जीरो से, बहुत सारा वैल्यू होता है। तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन अगर तुम इसको इकट्ठा कर देते हो, ढेर सारा ऐसे ऐसे रख देते हो हर जगह बहुत सारा, तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिल करके बनाएंगे एक कूलाम। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट किया गया है, और आप ध्यान से इस बात को समझते जाइएगा। ठीक है, जो बातें मैं बताते जा रहा हूँ आपको। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहली बात बताई गई है कि हम सबको पता है कि इतना कूलाम चार्ज, ये देखिए, इफ़ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 1, जैसा कि मैंने बताया कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए, तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, तो अगर आपको 1 कूलाम निकालना होगा तो ये वैल्यू नीचे चली जाएगी, यानी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। बात समझ में आ रही? इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन है पता चल जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, एक्सपोनेंट का लॉ लग जाएगा। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लगाया हुआ है। ये 10⁻19 ऊपर चला जाएगा, 10⁻+19 हो जाएगा। इसके अलावा अब ये 10⁻19 था, तो 19 में से मैंने 18 यहाँ लिख दिया, और 19 था, एक 10 को मैंने देखो यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो 18 और देखो यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आपका 100/16 हो जाएगा, और 10⁻18 तो यहाँ पे पहले से ही था। इसको जब तुम डिवाइड कर दोगे तो 6.25 आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से सॉल्व किया गया है, तो इसका आंसर आया है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलकर के कितना बनाएंगे, एक कूलाम चार्ज बना लेंगे। बात समझ में आ रही होगी। अगला आपकी बारी आती है कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। आप यहाँ पे देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है। वो सारे दोज सब्सटेंस थ्रू विच
इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, यानी दुनिया के वो सारे सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। एंड दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती है उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। बात समझ में आई ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सब्सटेंस, आखिर किसी भी सब्सटेंस को कंडक्टर कौन बनाता है, उसके अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सब्सटेंस मेक इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ आ रही ना। दुनिया में कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो वायर हो, चाहे वो कोई, चाहे आप खुद भी क्यों ना हो, हम लोग भी एक अच्छे कंडक्टर हैं। ग्रेफाइट भी तो एक अच्छा कंडक्टर है जो पेंसिल के लीड में लगा होता है ना। तो उसमें क्या होते हैं, उसको कंडक्टर कौन बनाता है, उसके अंदर मौजूद उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो उसको इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर बनाते हैं। बात समझ में आपको आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए तो कुछ सब्सटेंस जैसे कि कंडक्टर्स में आपका वायर आ जाएगा। आप सबको पता है कि जो जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं मेटल्स, दुनिया में सारे मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। मेटल्स बोल दो। इसके अलावा क्या वाटर अच्छा कंडक्टर नहीं होता, वाटर भी कंडक्ट करता है। डिस्टिल्ड वाटर नहीं, जो टैप वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता। जो कि पानी डिस्टिल कर दिया जाता है उसमें सारे आयंस को निकाल दीजिए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, सीधी बात हो जाती है, ठीक है ना। तो आपका टैप वाटर भी हो जाएगा, अच्छा कंडक्टर में आ जाएगा। आपका मेटल्स भी हो जाता है। इसके अलावा ग्रेफाइट तो आपने जैसे बता दी। तो ऐसे बड़े सारे एग्जांपल्स होते हैं। हम लोग की ह्यूमन बॉडी भी अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। और इंसुलेटर की बात आपसे करते हैं तो आप बड़े सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, समझ रहे हैं ना, वुड हो गया, जो आपका वुड होता है, मिका होता है, इसे हम हिंदी में अभ्रक बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की एक इंसुलेटर्स इनको बोली जाती हैं। बात समझ आ रही होगी ना। आखिर इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर अच्छा कौन बनाता है, तो आप क्या बताएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल हम लोग इसका अगला पेज डिस्कस करेंगे। कुल 9 पेजेस हैं बेटा, तो अगर आप 9 पेज को पढ़ लेते हैं, 9 वीडियोस अगर आप देख लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी फिर से दोबारा से कहीं और सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी बातें इंक्लूड कर दी जाएंगी इस नोट्स में। पहले से ही मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये नोट्स NCERT प्लस एस चंद को कवर करता है और आपका कंप्लीट जो है वो टॉपिक को पूरा कर देता है और आपका पूरा प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद आप डायरेक्ट सीधा क्वेश्चंस लगा सकते हैं NCERT के और एस के, जो भी मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा और वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड पढ़ाई अच्छे से करें। ओके बाय।